पति पत्नी कैसे खुश रहें। बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन दाम्पत्य पर ओशो धारा का एक कार्यक्रम है, दाम्पत्य प्रज्ञा। यह अनूठा कार्यक्रम है और इसी विषय पर इसकी चर्चा होती है कि दंपति खुश कैसे रहें। और इस कार्यक्रम में इसके लिए कई सूत्र दिए जाते हैं, तो उनमें से 14 महत्वपूर्ण सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे कि पति पत्नी कैसे खुश रहें। जो पहला उपाय है, जो पहला सूत्र है, अपना एवं अपने जीवन साथी की भूत प्रकृति को जाने, पर्सनालिटी को जाने, एक दूसरे के व्यक्तित्व को जाने और तदनुसार व्यवहार करें। क्योंकि जब आप दूसरे की प्रकृति को जान लेते हैं, दूसरे के स्वभाव को जान लेते हैं, तो उससे उसको डील करना आसान हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि 3 प्रकार की प्रकृति होती है। मूलभूत तो 2 ही प्रकृति होती है। आधी दुनिया एक प्रकृति की होती है, आधी दुनिया दूसरी प्रकृति की होती है, और तीसरी प्रकृति हमें कल्टीवेट करना पड़ता है। क्या मूलभूत प्रकृति है? एक है रजस और एक है तमस। रजस मतलब जो प्रेमपूर्ण होता है और बहुत ही कर्मठ होता है, और तमस मतलब आलसी होता है और दुनिया भर को गलत ही समझता है, सबको गलत समझता है, थोड़ा झगड़ालू स्वभाव का भी होता है, लेकिन बड़े सिस्टम से सब काम करता है। जो काम करेगा बड़े सिस्टम से करेगा, सिस्टम से चलेगा। तो ये दोनों की प्रकृति लेकिन अलग अलग है। फिर एक गजब की बात है, आपस में जब प्रेम होता है तो विपरीत भूत प्रकृति के लोगों में जल्दी प्रेम हो जाता है, लेकिन प्रेम जब विवाह में बदलता है, दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो फिर खटपट शुरू हो जाती है। तो इसीलिए प्रेम विवाह अधिकतर असफल हो जाता है। अधिकतर क्यों असफल हो जाता है? इसका एक बड़ा कारण है कि विपरीत प्रकृति के लोगों में आपस में विवाह हो जाता है। तो ये एक रजस हो गया, एक तमस हो गया। इसको आज की साइकोलॉजी में ए ग्रुप एंड बी ग्रुप भी कहते हैं। ए ग्रुप मतलब मैं सही हूँ, मैं डोमिनेट करूँगा, मैं धन संग्रह करूँगा और मैं सिद्ध करूँगा कि कैसे मैं सही हूँ। बी ग्रुप मतलब क्या हुआ? यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, यू कैनॉट डोमिनेट, यू कैनॉट पोसेस, यू आर नॉट जस्टिफाइड, मैं सिद्ध करूँगा तर्क से कि तुम कैसे गलत हो। तो इस तरह मूलभूत ये जैसे परमात्मा आधी दुनिया स्त्री पैदा करता है, आधी पुरुष पैदा करता है, ऐसे ही खेल चलाने के लिए ये एक आधी दुनिया को रजस प्रकृति का बना देता है, आधी दुनिया का तमस प्रकृति का बना देता है। तो एक तीसरी जो पर्सनालिटी टाइप है वो सत्व है, अर्थात बेस्ट ऑफ द टू, रजस और तमस, ये दोनों के बेस्ट जो गुणों को लेकर के हम कल्टीवेट करके, जैसे हम रजस हैं, अब उसको अपनी जो अवगुण है रजस प्रवृत्ति के लोगों का उसको ड्रॉप करें और इस तरह से जो तमस वृत्ति के लोगों के जो अच्छे गुण हो उसको अपनाएं। इसी तरह अगर कोई तमस वृत्ति का है तो फिर क्या करे? वो अपने अवगुणों को ड्रॉप करे और जो ए ग्रुप का रजस वृत्ति के लोग हैं उनके अच्छे गुणों को अपनाए। तो इस तरह सत्व गुण पैदा किया जा सकता है। तो पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे को प्रकृति को जान करके ही शादी विवाह करना चाहिए। और लेकिन शादी हो गई, अब विपरीत भूत प्रकृति वालों की शादी हो गई, तो दाम्पत्य प्रज्ञा में आ करके उसको ठीक से समझ लें और कैसे हम सतोगुणी बन जाएं। अगर सतोगुणी बन जाए तो फिर दोनों की एक प्रकृति होगी, दोनों सतोगुणी बन गए, तो इस तरह से फिर से आपस में प्रेम होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र तो ये है कि एक दूसरे की भूत प्रकृति को जाने और जान लिया कि विपरीत प्रकृति है, और आप सतोगुणी नहीं भी बन पाए तो कम से कम उसके प्रकृति को जान करके वैसा व्यवहार करें जिससे वो नाराज़ नहीं हो। और आपको भी मालूम होना चाहिए कि हम किस बात पर हमें नाराज़गी होती है, तो जब वो वैसी परिस्थिति आ जाए तो उसमें संयम बरतें। तो पहला और महत्वपूर्ण सूत्र है कि अपनी और एवं अपने जीवन साथी की भूत प्रकृति को जानें और तदनुसार आचरण करें। जो दूसरा सूत्र है, जीवन साथी पर ध्यान दें, अटेंशन दें। हम ध्यान नहीं देते हैं। कोई नया व्यक्ति होता है तो हम उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है, जब अति परिचय हो जाता है तो अति परिचय ते होत है अरुचि अनादर भाई।
मलया गिर की भीलनी चंदन दे जलाए, जिसे अति परिचय हो जाता है। और शादी में तो हो इंटीमेसी हो ही जाती है, और जब अति परिचय हो जाता है तो एक दूसरे पर हम ध्यान देना बंद कर देते हैं, और इससे निश्चित रूप से जो संबंध है उसमें खटास हो जाती है। तो हम लोगों को जीवन साथी पर ध्यान देना चाहिए। जो तीसरा सूत्र है, जीवन साथी के अच्छे कार्यों की सराहना करें, प्रशंसा करें। ऐसा नहीं कि झूठी प्रशंसा नहीं करनी है, लेकिन हमारे जीवन साथी ने कोई अच्छा काम किया है तो हमको सराहना करनी है, तो उसको प्रेरणा मिलती है कि और हम अच्छा काम करें। जो चौथा सूत्र है कि जीवन साथी के साथ संवाद करें, विवाद नहीं करें। संवाद का क्या मतलब हुआ? जो दूसरा कहता है तो हम सुने, और सुन करके उसकी बात को समझें, फिर अपनी बात को हम कहें। लेकिन विवाद में क्या होता है कि दोनों बोलते हैं, सुनता कोई नहीं है। तो संवाद करें, अधिकतर विवाद नहीं करें, तर्क नहीं करें, एक दूसरे को हराने की कोशिश नहीं करें। ये बहुत ही सुंदर सूत्र है। फिर जो पांचवा सूत्र है वो है स्वयं तथा जीवन साथी को चिन्मय एवं आनंदित आत्मा के रूप में जाने। जब तक आप देह के तल पर जी रहे हो, मन के तल पर जी रहे हो, निश्चित ही बात नहीं बनती। लेकिन जब स्वयं के भीतर जानते हो कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ, ध्यान से जानोगे इस बात को कि मैं तो चिन्मय आत्मा हूँ, मैं तो देह नहीं हूँ, तब तुमको ये भी नज़र आएगा कि केवल मैं ही चिन्मय आत्मा नहीं हूँ, मेरा जीवन साथी भी चिन्मय आत्मा है। तो उसको तुम आत्मवान के रूप में देखोगे। जब एक बार किसी को आत्मवान के रूप में देखोगे तो उसके प्रति प्रेम होता है। देह भाव जब तक तुम जीते हो, देह भाव में रहते हो, तब तक वासना तो होती है, प्रेम नहीं होता है। तो इस बात को ठीक से समझना है कि स्वयं को भी चिन्मय आत्मा के रूप में जानना है, अपने जीवन साथी को भी चिन्मय आत्मा के रूप में जानना है। जो छठा सूत्र है कि जीवन साथी को सेक्स पार्टनर से ज़्यादा टीम के साथी के रूप में महत्व दे। ऐसा समझे कि हम दोनों की एक टीम है, और टीम को जैसे खेलते हो तो टीम होती है, तो टीम की विजय के लिए, टीम की सफलता के लिए तुम खेलते हो। ऐसे ही जब जानोगे कि पति पत्नी की हमारी एक टीम है, तो हम एक सफल टीम के रूप में रहें, तो तुम देखोगे कि आपस में प्रेम होता है। सेक्स में अतृप्ति को ज़्यादा महत्व नहीं दें, और विवाह में प्रेम और टीम भावना ज़्यादा मूल्यवान है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जो सातवां सूत्र है कि ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू में बदलने के लिए पहल करें। कभी कभी बोलचाल बंद हो जाती है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, तो लोग क्या सोचते हैं कि जिसकी गलती हो वो पहल करे दोस्ती के लिए, ब्रेक थ्रू के लिए। नहीं, शिष्टाचार है कि हमेशा पहल पुरुष करता है, किसी की गलती हो। और ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत क्या रखा है इस नादानी में। कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। तो इस बात को ज़्यादा मूल्य मत दो कि कौन सही और कौन गलत है, और जो गलत है उसको झुकना चाहिए। झुकने झुकाने की बात नहीं है, पहल करने की बात है। जो पहल करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो निश्चित रूप से पहल करने की जिम्मेदारी पुरुष की होती है। तो ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू में बदलें, और ये जिम्मेदारी मुख्यतः पति की होती है। लेकिन कभी कभी अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है तो फिर पत्नी को पहल करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों पहल करूँ, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो आठवां सूत्र है, डिगिंग नहीं करें, नहीं अपने पूर्व संबंधों या प्रेमियों अथवा प्रेमिकाओं की चर्चा करें। लोग क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं और पता लगाते रहते हैं किसी और से तो संबंध नहीं रहा है। तो ये डिग नहीं करे। कोई कहीं चला गया तो पति कहीं चला गया, 4 दिन चला गया, टूर पर चला गया, तो कई पत्नियां और खोज करती हैं, पूछती हैं कि कहाँ गए थे तुम, किससे मिले थे, क्या किए थे। इसको कहते हैं डिगिंग कहते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये अविश्वास पैदा करता है। जबकि हमको एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। 9वां सूत्र है, प्रतिदिन कुछ डिपॉजिट करें, अर्थात सकारात्मक अभिव्यक्ति करें, और विड्रॉवल अर्थात नकारात्मक
अभिव्यक्ति से बचें, एक दूसरे की आलोचना से, एक दूसरे को गलत कहने से बचें, और जो एक दूसरे में अच्छाई है तो या अपना जो तुम्हारा प्रेम है उसको ज़्यादा अभिव्यक्त करो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। शुरू में क्या होता है कि हम लोग बड़ा पॉजिटिव अभिव्यक्ति देते हैं, सकारात्मक अभिव्यक्ति देते हैं, पत्नी को कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बोली बड़ी मीठी है, लेकिन बाद में इस तरह की सकारात्मक अभिव्यक्ति बहुत कम करते हैं, पर डिपॉजिट बहुत कम करते हैं, और जो एक दूसरे की गलती और मीन मेख निकालने में रह जाते हैं और नकारात्मक अभिव्यक्ति ज़्यादा हो जाती है। जो 10वां सूत्र है कि परिवार की महिलाओं के बीच अक्सर अगर झगड़ा होने लगे तो किचन अलग कर दो। जैसे संयुक्त परिवार रहते हैं तो कई बार परिवार में तल्खी आ जाती है, केवल पति पत्नी की बात नहीं है। तो उस समय अगर झगड़ा ज़्यादा होने लगता है तो ज़्यादातर देखोगे महिलाओं का जो झगड़ा होता है वो किचन को लेकर के होता है। तो कोई बात नहीं, किचन अलग अलग कर दो तो देखोगे कि फिर से प्रेम हो जाता है। जो 11वां महत्वपूर्ण सूत्र है कि कभी कभी पति पत्नी में आपस में या आर्थिक जो व्यवस्था है, प्रबंधन है घर का, उसमें दोनों कमाने वाले हैं, तो फिर क्या होता है कि उसको लगता है पत्नी कम खर्चा कर रही है, उसको लगता है पति कम खर्चा कर रहा है। तो जब आर्थिक मतभेद हो तो घर का जो खर्च है वो आमदनी के अनुपात में वहन करना चाहिए। मान लो पति को 70,000 रुपये महीने मिलते हैं, पत्नी को 30,000 रुपये महीने मिलते हैं, तो ये नहीं आशा पति को करना चाहिए कि 50% पत्नी घर का खर्च करे। पति को 70% जो भी घर का खर्चा है उसका बजट बना लो, और 70% पति को खर्चा में योगदान देना चाहिए, 30% पत्नी को योगदान देना चाहिए। ऐसे ही 60-40 का रेशियो तो 60-40 कर लो। तो इस तरह के रेशियो में करोगे तो आर्थिक मतभेद के कारण ज़्यादा मतभेद नहीं बढ़ने पाएगा। जो 12वां सूत्र है, जीवन साथी के साथ भौतिक संबंध रखते हुए किसी अन्य से शारीरिक संबंध न बनाए। ये चीटिंग है, ऐसा नहीं करना है। भौतिक संबंध केवल जो जीवन साथी है उसी के साथ रहना चाहिए, किसी अन्य के साथ नहीं। जो 13वां महत्वपूर्ण सूत्र है वो क्षमा करना हमें सीखना है, कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम आशा करते हैं कि दूसरा हमें क्षमा कर दे। ठीक उसी तरह से अगर किसी अपने जीवन साथी से कुछ गलती हो गई है तो हमें इतना उदार होना चाहिए कि उसको हम क्षमा कर दें। जो 14वां सूत्र है कि ब्रेक डाउन की स्थिति में परस्पर क्षमा और पुनर्संकल्प से संबंधों में फिर से जान डाली जा सकती है। और कई सीकर्स, कई ओशोधारा फैमिलीज़ है जो आते हैं, शेयर करते हैं, और फिर से हम कहते हैं कि एक दूसरे को क्षमा करो, फिर से संकल्प लो कि हम प्रेम पूर्वक रहेंगे। और इस तरह सैकड़ों जो कपल्स हैं उन्होंने पुनर्संकल्प से और क्षमा से फिर से प्रेम को कायम किया, प्रेम को एस्टेब्लिश किया। आज बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अगर इन सूत्रों का पालन करोगे तो आपस में प्रेम होगा और यही बहुत ही प्रेम पूर्वक रह पाओगे। तुम भी खुश रहोगे, जीवन साथी भी खुश रहेगा। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।